आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि ये जो यूएस में अभी मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन चल रहा है कि हर कुछ महीने पे उनका शटडाउन वगैरह आ जाता है। अभी फिर उन्होंने 45 डेज के लिए एक्सटेंड किया, फिर 45 डेज बाद वो लोग फिर शटडाउन शटडाउन रोना चालू करेंगे, फिर 30 डेज एक्सटेंड करेंगे एंड ऑल दैट। ये जो क्राइसिस चल रहा है इसका ग्राउंड फाउंडेशन क्या है एंड एज ए नॉर्मल पर्सन इससे हमें क्या लर्निंग लेनी चाहिए, क्योंकि फोकस लर्निंग पे होनी चाहिए, राइट। तो इन सब सिचुएशन से हम क्या सीख सकते हैं, हम एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, कंट्री वगैरह छोड़िए, वो तो इंडियन पॉलिसी मेकर्स अपना डिसीजन लेंगे। प्लस इंडियन ब्यूरोक्रेट्स उतने बेवकूफ़ भी नहीं है जैसा गलती लोग ग्लोबली करके आए हैं। तो इसका बैकग्राउंड समझाता हूँ। काफ़ी लोग नए व्यूवर्स होते हैं, काफ़ी लोग यंग होते हैं, मतलब 18 20 22 साल के लोग हैं, उनको उतना डिटेल में पता भी नहीं होगा कि उस समय क्या सिचुएशन रहा था। बहुत ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता था, बट मैं मेरे को जितना नॉलेज है मैं उतना शेयर कर सकता हूँ, तो मैं वो कोशिश करता हूँ शेयर करने का। एंड उससे हम एज ए पर्सन फाइनेंशियल लर्निंग क्या ले सकते हैं और हम कैसे इस तरह के ट्रैप में ना फंसे जिससे हमारा लाइफ मतलब कि एक हेल की तरह बन जाए और हर कुछ दिन में हमें रोना पड़े, वो सिचुएशन को हमें अवॉइड करना चाहिए। कोड ट्रेडिंग रिलेटेड ये वीडियो नहीं है, तो जिनको सिर्फ सी और पी में इंटरेस्ट है वो यहीं पे बंद कर दीजिए वीडियो, आपके लिए ये नहीं है। लाइफ में कुछ सीखना है उसके लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लोगों से शेयर जरूर करिएगा। बात है 2007 के फाइनेंशियल क्राइसिस की। वो फाइनेंशियल क्राइसिस आया कैसे था? यूएस में हाउसिंग मार्केट का एक बबल था। बबल इन द सेंस कि कुछ कुछ दिन में हमेशा हाउस के प्राइसेस बढ़ते रहते थे, तो लोग क्या करते थे, हमेशा हाउस को रीफाइनेंस करके एक हायर ग्रेड का हाउस लेके, जिनके पास पैसे भी नहीं थे, अगर किसी ने द बिग शॉट देखा होगा तो उसमें एक बार में डांसर थी, उसके पास 2 3 मॉर्गेजेस थे, राइट। तो वो ये कंडीशन पहुंच गया था कि कोई भी मॉर्गेज ले सकता था और बैंक्स को क्या करना था, 30 30 साल का मॉर्गेज वो फिनेंस कर देते थे। एंड हर घर सेल के लिए ही रहता था। तो यही होता था, एक पार्टी खरीदता था, दूसरा बेचता था, दूसरा खरीदता, तीसरा बेचता था। अब ये सब जो एसेट्स लिए गए उसके अगेंस्ट जो लोन था, ठीक है, वो लोन रीपेमेंट में इशू आ रहा था, दिन पर दिन इश्यूज क्रिएट होते जा रहे थे। और उसके अगेंस्ट डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स थे जिसको हम एमबीएस बोलते हैं, मार्केट बेस्ड सिक्योरिटीज। तो होता क्या था कि ये लोगों ने क्या किया था, कॉम्बाइन एसेट क्लासेस बना दिए थे, एंड जिसमें मॉर्गेज के अगेंस्ट लोग क्या अपना इंटरेस्ट इनकम वाला हिसाब रखते थे। क्योंकि देखिए, अगर लोन का मॉर्गेज है तो मान लीजिए वो 4% का मॉर्गेज है या 5% का मॉर्गेज है या 6% का मॉर्गेज है, मतलब जिसके पास भी वो होल्डिंग है उसको उतना इंटरेस्ट मतलब उतना परसेंट एनुअली उसको मिलेगा। तो मंथली पेमेंट्स वगैरह होंगे, एनुअल रीपेमेंट्स होंगे, उस तरीके से वो आएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, एक एक्स पर्सन ने, मान लीजिए मैंने एक घर खरीदा, मैंने उसके लिए अगेंस्ट लोन लिया, 6% पर एनम पे मेरे को मिला। इंडिया में नहीं मिलता है, यूएस में रेट कम है, ठीक है। तो 6% पर एनम पे मैंने लिया। वो लोगों ने क्या किया, अब ये जो 6% मैंने लिया तो मेरे से रीपेमेंट उसको आएगा, इसी तरह बहुत लोग से रीपेमेंट आना है। वो सबको कंबाइन करके वो लोगों ने एक अपना प्रोडक्ट बनाया कि इतना लोन हमारा आउटस्टैंडिंग है जिसके अगेंस्ट हमको इतना इतना इंटरेस्ट आता है, तो इसको अगर आपको खरीदना है तो इसके यूनिट्स को आप खरीद लीजिए। मतलब उसका भी एक म्यूचुअल फंड बना दिया और उसको बेच दिया, लोगों को बेच दिया। अब प्रॉब्लम कहां पे हुआ कि उसमें कैसा था कि पेमेंट जब तक आ रहे थे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो डॉट कॉम बबल के समय इश्यूज क्रिएट हुए थे उसके बाद कुछ साल का सबको डेफरमेंट मिल गया था। तो 2007-8 ऐसा क्रूशियल पीरियड था जब अभी जो सेम सिचुएशन है वो सेम सिचुएशन उस समय क्रिएट हो गया था कि अब लोन रीपेमेंट आना चालू हो रहा है जिसमें रेट्स बढ़ेंगे। एंड रेट्स बढ़ते समय में उनके संग ये प्रॉब्लम आया कि लोग हाई रेट मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाए, लोग नहीं पे कर पाए, तो डिफॉल्ट होना चालू हो गया। अब होता क्या है कि पहले कौन डिफॉल्ट करता है, पहले जो सबसे गरीब होगा वो डिफॉल्ट करेगा। तो जो सबसे गरीब होगा उसका घर भी सबसे छोटा होगा, तो सबसे पहले छोटा एसेट गया, छोटा एसेट टूटा। तो इतना बड़ा जो म्यूचुअल फंड बना था, मान लीजिए एक बड़ा म्यूचुअल फंड है, उसमें एक स्टॉक जीरो हो गया, मान लीजिए येस बैंक जैसे वैल्यू एकदम खत्म हो गया, जीरो हो गया उसका। बट म्यूचुअल फंड में कोई बहुत इंपैक्ट पड़ा क्या उसका, क्योंकि म्यूचुअल फंड में उसका तो 1 2% होल्डिंग होगा। तो नहीं समझ में आया। उसके बाद आता नेक्स्ट वाला जो मिडिल लेवल वाला था, मिडिल लेवल्स वाले भी गए तो नहीं समझ में आया, 3 4 महीने 5 महीने 6 महीने ऐसे ही निकल गए, जबकि सबसे लोअर वाले और मिडिल वाले डिफॉल्ट कर चुके हैं। अब आया हायर क्लास वाला डिफॉल्ट, जिनके घर के वैल्यूज भी बड़े थे और जिनको AAA रेटिंग भी देके रखी गई थी, क्योंकि इनके तो डिफॉल्ट होंगे ही नहीं ना। अब कोई समझ सकता है कि मेरा मान लो लोन है तो मेरा डिफॉल्ट होगा, बाई गॉड्स ग्रेस मेरे पास कोई लोन नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लो मेरा लोन होगा तो बैंक तो यही एज्यूम करेगा ना मेरे से पैसा उसको मिल जाएगा।
बट मान लो मैं ही डिफॉल्ट कर जाता हूँ, तब क्या होगा? वही जब होना चालू हुआ तो फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट हो गया। अब फाइनेंशियल क्राइसिस जब क्रिएट हुआ तो एक दो बैंक्स उड़ गए, दो तीन ब्रोकर्स उड़ गए, ठीक है, दो तीन मॉर्गेज एजेंसीज उड़ गई, काफी बड़े बैंक्स में इश्यूज क्रिएट हो गए, बड़े बैंक्स को लॉसेस बुक करने पड़े, बहुत कुछ हुआ। यूएस फेड ने क्या किया, इंस्टेंटली रेट को जीरो कर दिया काट के, फिर से बोला भाई ले लो तुमको जितने पैसे चाहिए। अब फिर से मेरे को बिना इंटरेस्ट के अगर पैसा मिल रहा है और मेरा मेन प्रॉब्लम ही पैसा का है तो मैं ले लूंगा। अगर मेरे को एक घर बचाना है और मेरे को आज कोई बोलता है कि ठीक है तुम बिना इंटरेस्ट के लोन ले लो, तो मैं ले लूंगा। मैंने ले लिया, फिर वो क्या हुआ, वो सिचुएशन तो हैंडल हो गया, उस समय बच गए। बट ये लोन अब तो चुकाना पड़ेगा। ये लोन चुकाते चुकाते धीरे धीरे फिर से क्या हुआ, 4-5 साल इंटरेस्ट रेट जीरो पे रहे, तो मैं थोड़ा बहुत दे पा रहा हूँ, मेरे को मतलब जो पैसे मेरे को मिले हैं मैं धीरे धीरे पे कर रहा हूँ, मेरे को इंटरेस्ट नहीं पे करना है। फिर 2-2.5% तक इंटरेस्ट बढ़ के आया 2019 के आसपास तक, तो भी मैनेजेबल है कि मतलब 100 के बदले 102 देना है, तो धीरे धीरे मैनेज हो जाता है। उसके बाद कोविड में फिर जीरो इंटरेस्ट हो गया, तो फिर लोगों ने और पैसे उठा लिए, अब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ के हो गया 5 से 5.5%। सेम चीज यूएस गवर्नमेंट ने भी किया। वो लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करते रहे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करते रहे और उसकी होल्डिंग ले ली कंट्रीज लाइक जापान एंड चाइना। जापान तो ठीक है, परेशान नहीं करेगा, चाइना तो वेट करता है ऐसा सिचुएशन का। लास्ट एक साल में चाइना ने शायद 2 ट्रिलियन अपने रिडीम किए हैं यूएस के सिक्योरिटीज को। मतलब उनको मालूम है कि यूएस में क्राइसिस चल रहा है, इनके पास तो पैसे हैं नहीं, ठीक है। अब पैसे हैं मतलब एज ए कंट्री पैसे हैं, बट गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। कंट्री में बहुत पैसा है, कंपनीज के पास पैसा है, एप्पल के पास पैसा है, माइक्रोसॉफ्ट के पास पैसा है, सबके पास पैसा है, बट गवर्नमेंट के पास खर्चा करने का पैसा नहीं है। तो ये लोगों ने क्या किया, अब ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेके रखे थे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स रिडीम करने लग गए। सम 2 ट्रिलियन का ये लोगों ने रिडीम किया है लास्ट एक साल के अंदर। अब वो गवर्नमेंट को तो पैसा देना पड़ेगा ना कहीं से, तो इनका जो डेट लिमिट इन्होंने सोचा था कि बढ़ाएंगे तो फिर 2-3 साल हमको आराम मिल जाएगा, वो 6 महीने में खत्म हो गया। अब क्या हुआ, फिर से वही 6 महीने पहले जो क्राइसिस था कि हमारा डेट लिमिट बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हम परेशान होंगे, शटडाउन हो सकता है। सेम चीज अभी आ गया सिचुएशन। अब प्रॉब्लम क्या है कि डेट लिमिट तो बढ़ाना नहीं है, क्योंकि डेट का कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप कर सकते हो, बट एक स्पेंडिंग का कैप है। अब वो स्पेंडिंग का कैप पे ये फिर फंस गए कि भाई अब तो पैसे ही नहीं है, फिर कहां से खर्चा करें। तो फिर अभी एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट लेके आए ये लोग कि 45 डेज तक फिर से थोड़ा सा स्पेंडिंग लिमिट हम बढ़ा देते हैं, 45 डेज बाद देखेंगे। कंट्रीज लाइक चाइना या फिर जो भी बड़े यूएस के बॉन्ड होल्डर्स हैं, इंडिया नहीं है उसमें, थोड़ा बहुत इंडिया के पास है होल्डिंग, बट बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इंडिया में इंटरेस्ट रेट उतना ज़्यादा मतलब फर्क नहीं पड़ता। मतलब चाइना में इंटरेस्ट रेट 3% है, उनको 5% यूएस सिक्योरिटी से मिल रहा था तो वो ले लेते थे, बट इंडिया में तो खुद का ही रेट 7% है। तो हम किसी गवर्नमेंट के पास पैसा रखें और उसमें हम 5% लें, और हमसे जो पैसा, हमको जो पैसा देगा उसको हम 7% देते, ये कोई फाइनेंशियल प्रूडेंस तो हुआ नहीं। तो हमने बहुत ज़्यादा कुछ होल्डिंग नहीं रखा है, हमने बेसिकली वही होल्डिंग रखा है जिसको हमको डॉलर में डिनोमिनेट करना पड़ता है टाइम टू टाइम, उतना ही हमने रखा है, हमने ज़्यादा नहीं रखा है, मतलब ना के बराबर है वो। अब क्या होके रखा है, फिर ये लोगों ने स्पेंडिंग लिमिट बढ़ाया। अच्छा, पहले जब ये स्पेंडिंग लिमिट बढ़ाते थे ना तो एक अमाउंट कैप लगा देते थे, तो इनको ये समझ में आ गया कि अभी ये जो ग्लोबल कंट्रीज है जो इनके अगेंस्ट लगी हुई हैं, वो क्या करेंगी, फिर से ये रिडम्पशन में आ जाएंगी। प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप कैप लगा दोगे, मेरे को मालूम चल गया कि इसका लिमिट है 34 ट्रिलियन मान लो, और ये 33 ट्रिलियन पे ऐसे ही बैठा है, तो मतलब मैं 1 ट्रिलियन और रिडेम्पशन मारूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, इसका लिमिट फिर एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो ये लोगों ने अभी लिमिट नहीं लगा के रखा है कि ये सोच रहे हैं कि हो सकता है चाइना और रिडीम मारे, तो मारने दो, एक बार मार लेता है रिडीम, हम रिडम्पशन कर लेंगे, वहां की फॉरेन बोरिंग खत्म हो जाएगी, फिर हम देखेंगे कुछ रीसेट कर पाए तो। बट चाइना भी स्मार्ट है, शांति से प्ले कर रहा है चुपचाप, वो भी वेट कर रहा है, तुम्हारा तमाशा हम देखेंगे, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत पैसे हैं, हमने तो पूरा दुनिया में लोन दिया हुआ है तो हम तो पूरे दुनिया को लोन दे रहे हैं, तुमको भी लोन देंगे, लो तुम लो। और यूएस डेट, जो ग्लोबल डेट ट्रैप चाइना क्रिएट कर रहा था, सेम सिचुएशन उन लोगों ने किया है। यूएस गवर्नमेंट का जो 33 ट्रिलियन का डेट दिखता है, उसमें अराउंड 9.5 ट्रिलियन एक्सटर्नल डेट है, यानी कि दूसरे कंट्रीज से जो डेट लिया हुआ है, बाकी सब इंटरनल है। तो इंटरनल में वो अपना मतलब घर के पैसे हैं, वो उनको जो करना होगा करेंगे। बाहर में 9 ट्रिलियन अभी भी है। अब वो 9 ट्रिलियन अगर रिडीम करने पहुंच जाए तो ये खत्म हो जाएंगे एक दिन में। एक दिन में कोई पहुंचेगा नहीं, वो बात अलग है, लेकिन
पहुंच जाए तो उनको यही डर है कि सबको पता चल गया है कि दिक्कत है। तो इनका शायद किसी का लाइन भी है कि बुरा वक्त इंसान को तब परेशान नहीं करता जब उसका वक्त बुरा हो, बुरा वक्त इंसान को तब परेशान करता है जब दुनिया को पता चल जाए इसका वक्त बुरा चल रहा है। तो ये पता है कि इनके पास पैसे नहीं है, रिडीम मारते रहो। अगर आपके लोकल ब्रांच है, मान लो बगल में आपके आईसीआईसी बैंक है, जितने कस्टमर्स हैं ना सब कल अगर विड्रॉल करने कैश में पहुंच जाएंगे ना तो बैंक नहीं दे पाएगा। क्यों? कहां से लाएगा उतना पैसा? वो उसको तो मंगा के देना पड़ेगा ना। वो तो प्लान करके रखता है कि 10% लोग या 5% लोग मैक्सिमम आएंगे, 1% भी नहीं आते हैं। मैक्सिमम लोग 4-5% का प्लान करके रखते हैं कि किसी दिन अचानक 5% विड्रॉल हो गया तो उतना लोग प्लान करते हैं। 100% लोग पहुंच जाएंगे तो वो भी प्लान नहीं कर सकता। वही सेम सिचुएशन हुआ। अब इसके कारण हुआ क्या कि इनका डेट का इशू क्रिएट हो गया। अब ये नोट छापते गए छापते गए छापते गए छापते गए, लास्ट 10 साल में इन लोगों ने डबल प्रिंटिंग, मतलब 2010 तक इन लोगों का जितना पैसा था लास्ट 13 साल में इन लोगों ने और डबल नोट छाप दिए। तो ये करीब 10-12 ट्रिलियन लास्ट 3-4 साल का ही है। उसमें भी इनको बेसी चूल है, कभी यूक्रेन में वॉर फंड करेंगे, कभी कहीं कुछ करेंगे, कभी कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करेंगे, कभी इमरान खान की सरकार गिराएंगे, कभी श्रीलंका में गवर्नमेंट गिराएंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी इंडिया में जॉर्ज सोरोस वगैरह के थ्रू इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, कभी हिंडनबर्ग से रिपोर्ट पब्लिश करवाएंगे। ये इनका चलते रहता है, ये सब कुछ करना कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं, भले इसका नाम ये जो भी दें। अब ये समय पैसे लगते हैं, ठीक है, ये समय पैसे लगते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, ये जो पैसे लग रहे हैं, ये पैसे लग के कितना पैसा आप लगाओगे? तो यही सेम चीज के कारण इनका सिचुएशन ऐसा हो गया कि अब फिर 45 डेज का लिमिट इनको मिला है कि चलो फिर 45 डेज के बाद देखेंगे। बट 45 डेज में ये क्या इंप्रूव कर लेंगे? 15 साल में आपने मैस क्रिएट किया है, उसको आप खत्म कर लोगे 45 डेज में? इम्पॉसिबल है। उसमें भी चाइना पहुंच के 2-3 ट्रिलियन फिर से रिडीम मारने ना तो खत्म हो जाओगे। एंड रिडेम्पशन का प्रेशर और बढ़ने लगा है। क्यों बढ़ने लगा है मैं रीजन बताता हूं आपको। सबको ये समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि आगे चल के इनका कुछ ना कुछ इशू क्रिएट हो। तो जब भी डर लगता है ना कि यहाँ कुछ इशू हो सकता है, लोग पहले धीरे धीरे पैसा निकालते हैं, उसके कारण रिडेम्पशन का प्रेशर बढ़ जाता है, राइट। तो वो रिडेम्पशन का लोग प्रेशर अभी क्रिएट कर रहे हैं और उसके कारण इनको दिक्कत और आ रही है। इससे हम लर्निंग क्या ले सकते हैं? क्योंकि ये तो आज बच गए, फिर 45 डेज बाद फिर एक्सटेंड कर लेंगे, ये फिर और एक्सटेंड कर लेंगे, बट 1-2 साल के अंदर इनका दिक्कत क्रिएट हो जाएगा। तो जनरली ये कहा जाता है कि यूएस को अगर आप दुनिया के टॉप 3-4 मिलिट्री लगा दीजिए, रशिया, चाइना, इंडिया, सब, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया सब लगा दीजिए, एक संग भी सारा मिलिट्री यूएस से कुछ टक्कर नहीं ले सकता। अकेले यूएस खत्म कर देगा उन लोग को। लेकिन यूएस को एक ही कंट्री बर्बाद कर सकता है, वो यूएस खुद है, और ये लोग खुद वही काम कर रहे हैं। अब काफी लोग बोलेंगे सर आपसे तो बहुत इंटेलिजेंट लोग वहां बैठे होंगे तो वो सिचुएशन को संभाल लेंगे। सही बात है, मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग वहां बैठे हुए हैं, इसीलिए वो बार बार 45 डेज, कभी 6 महीने, कभी 3 महीने एक्सटेंड कर ले रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये चल रहा है कि हाँ अगर ये सिचुएशन A+B बैठा तो हम A+B का कोई आंसर निकाल लेंगे। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, A+B में C का इंपैक्ट भी आ जा रहा है। वो C क्या है समझ सकते हैं आप लोग। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, इसके कारण ही ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और एक्सटर्नल डेट जब भी हम किसी से लेंगे, यही हमारे लिए लर्निंग है, एक्सटर्नल डेट हम जब भी किसी से लेंगे तो वो आज नहीं तो कल हमको लौटाना पड़ेगा, तो वो हमको क्रिएट करता है प्रॉब्लम। तो इससे हमें क्या लर्निंग मिलती है? हमें ये पहली लर्निंग ये मिलती है कि क्राइसिस का सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म विजन के संग लेना चाहिए कि आगे चल के क्या होगा। आज सॉल्यूशन खोज लें, उससे नहीं होगा। जैसे काफी लोगों का मैं देखता हूं, वो डेट ट्रैप में कैसे फंसे, पहले पर्सनल लोन लिया, फिर क्रेडिट कार्ड का डेट क्रिएट हो गया, फिर ये डेट क्रिएट हो गया, फिर वो डेट क्रिएट हो गया, उसमें कुछ दिन ट्रेडिंग भी कर ली, ट्रेडिंग में भी लॉसेज हो गए। तो भाई ये सब करके आपका फाइनेंशियल क्राइसिस को आप और बढ़ाते हो। कभी भी अगर फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं तो उस समय रिस्क 0 लेना चाहिए, हर रिस्की चीजों से दूर होना चाहिए। ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टिंग हो, सब रिस्की है। अगर आप डेट ट्रैप में हो, आपको 0 आप हो जाओगे, आप खत्म हो जाओगे। उस समय रिस्की चीज से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। तो कभी भी आप डेट ट्रैप में रहें तो पहले कोशिश करना है डेट ट्रैप से निकलने का। अब उसका तरीका क्या है डेट ट्रैप से निकलने का? ट्रेडिंग तरीका नहीं है, पहला समझ लीजिए। इन्वेस्टिंग तरीका नहीं है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तब ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की सोचिएगा,
डेट लेके इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी ये सजेशन देगा लोग बेवकूफ बनाएंगे। काफी लोग कोविड के समय बोलते थे 5% में लोन मिल रहा है, 7% में लोन मिल रहा है, 8% में लोन मिल रहा है, ले लो मार्केट में 15% रिटर्न बन जाएगा। वो सब लोग अभी रो रहे हैं। ठीक है, तो वो सबसे दूर रहना है। ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग आपके लोन के पैसे से नहीं होगी। एक्स्ट्रा पैसा है तभी सोचना है, नहीं तो नहीं सोचना है। अब मान लो डेट में आप ऑलरेडी बैठे हुए हो, तो उससे निकलोगे कैसे? से फॉर एग्जाम्पल अगर आपने हाउस लोन लिया है तो वो घर का लोन है, उसके अगेंस्ट एक एसेट है आपके पास। ठीक है, वो एसेट आपके पास है, एसेट के अगेंस्ट आपने लिया है। बट कुछ कुछ लग्जरी लोन्स होते हैं, लोग घूमने के लिए लोन ले लेते हैं, लोग कार के लिए लोन ले लेते हैं, ये सब लग्जरी में आता है। लग्जरी लोन्स हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए, बट जस्ट बिकॉज मैं अफोर्ड कर सकता हूँ इसलिए मैं ये ज्ञान दे सकता हूँ कि नहीं लेना चाहिए। बट बहुत लोग नहीं कर पाते हैं तो उनको जरूरत पड़ती है पैसों की। लेकिन कार लोन, बाइक लोन, ये सब क्या लोन्स हो गए? ये लग्जरी वाले लोन हो गए, अवॉइड करना चाहिए। जितना कम आप अवॉइड कर, जितना ज़्यादा आप अवॉइड कर सकते हो। और अगर आपने ले भी लिया है तो कोशिश करो ये लोन जितना जल्दी खत्म हो जाएगा। बाइक का लोन आपने ले लिया, 5,000 रुपये में EMI जानी है, वैसा नहीं करना है कि 5,000 रुपये जाना है 2 साल में भरेंगे। नहीं, कोशिश करो 1 साल में खत्म करने का इसको। ये खत्म करने का तरीका क्या है? वीक में 3 दिन पार्टी करते हो, एक ही दिन पार्टी करो। अगर वीक में 7 दिन बाहर खाते हो, 2 ही दिन बाहर खाओ, 5 दिन घर में बनाओ। लग्जरी स्पेंडिंग बंद करो, उल्टा फुल्टा घूमना बंद करो, धीरे धीरे एक्सपेंसेस को रिड्यूस करो। अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होकर रखा है यहाँ पे रहना, तो कोशिश करो छोटे जगह पे शिफ्ट हो जाने का, छोटे लोकेशन पे शिफ्ट हो जाने का। उससे क्या होता है, लोन को आप धीरे धीरे कम कर पाओगे। क्योंकि आप लोन लेके बढ़ जाओगे ना, कुछ होगा नहीं उससे, वो खाली ग्लैमर दिखता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है उसका। ग्लैमर जिस दिन खत्म हुआ उसके बाद उसका कोई काम नहीं बचा। तो मैक्सिमम लोग जो यंग एज में डेट ट्रैप में फंसते हैं ना, वो बिकॉज ऑफ ऑल दिस ही फंस जाते हैं। और ये स्पेशली सैलरीड क्लास में ज़्यादा हो गया है, क्योंकि उनको लगता है सैलरी तो आनी है, हम लोन पे कर देंगे। नहीं, सैलरी आनी है तो लोन नहीं पे करना है, उससे सेविंग्स बनानी है। अभी कुछ दिन पहले ये चल रहा था कि EMI पे लोगों ने आईफोन ले लिया। भाई अगर आप कैश दे के EMI, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैं US स्टोर में जब गया लेने के लिए शिकागो में आईफोन, तो एप्पल स्टोर मिशिगन एवेन्यू, उसके बाहर करीब कम से कम 500-600 लोगों का लाइन था प्री बुकिंग वाले का। तो मेरे को तो शॉक हो गया कि भाई इतने लोगों ने प्री बुक किया है। सब लोग उसमें पता है क्या थे, मैक्सिमम लोग जो कैश देके मेरी तरह लेने वाले थे, उनका लाइन 20-25 ही था, कि जिनको सिर्फ आना है, कार्ड स्वाइप करना है, चले जाएंगे। वो 20-25 ही थे। ये जो लाइन लगा हुआ था, पता है ये कौन से लोग थे? ये लोग थे जिनको उनका कैरियर एग्रीगेटर प्लान, मतलब कि वो उनका कैरियर में अपग्रेड का ऑप्शन रहता है। तो हर साल नया आईफोन आएगा, पुराना आईफोन दीजिए, नया आईफोन ले लीजिए, आपका नेट नेट $200-300 का ही खर्चा पड़ेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पड़ेगा। तो 15-16 हज़ार में अगर आपको भी लेटेस्ट आईफोन मिलेगा तो आप ले लोगे। वो लोगों ने, वो ये वाले प्लान्स वाले लोग थे, ये प्लान वाले लोग वहां पे लाइन लगा के रखे थे। 500-600 लोग लगे हुए थे। और मैं और मेरी वाइफ सोच रहे हैं यार इतना लंबा लाइन हम तो नहीं लगेंगे भाई, हम 2 दिन बाद ले लेंगे। लाइन इतना लंबा तो हम नहीं, आदत ही नहीं है लगाने की। और फिर हम लोग का रिजर्वेशन भी था, हम लोगों ने पूछा कि भाई हम लोग का रिजर्वेशन है, इतना लंबा लाइन है तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, यू हैव रिजर्वेशन, चेक किया उन लोगों ने, हाँ तो योर फोन इज अवेलेबल, द क्यू इज राइट देयर। वो क्यू दिखता है, अरे यार ये तो 10 जन का ही क्यू है। क्यों? क्योंकि वो कैश दे के लेने वाले लोग हैं, और वो सब मैक्सिमम फॉरेनर्स थे, उसमें भी 50% इंडियंस थे जो गए थे वहां कैश दे के लेने के लिए। क्योंकि हम लोग को ये लॉजिक ही नहीं चलता है ना कि भाई पैसे नहीं है फिर भी आईफोन ही लेना है। हाँ आप ले सकते हो, स्टेटस के लिए लेना है ले लो, लेकिन वो पे कर सकते हो तभी लेना है। तो ये डेट ट्रैप से दूर रहिए, लग्जरी चीज़ों से जबरदस्ती मत करिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो करिए। जैसे मैं जिस अपार्टमेंट रहता था शिकागो में, 6 लाख रुपए उसका इंडियन टर्म्स में रेंट पड़ेगा महीने का, बट मैं अफोर्ड कर सकता था इसलिए मैं रहता था। और मेरे को डाउनटाउन में रहता था, डाउनटाउन उतना एक्सपेंसिव है, राइट। लेकिन अच्छा, प्लस मैं गया था तो किसी पर्पज से ही गया था, तो मेरे लिए वो अफोर्डेबल था। बट अगर आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है तो आप उतना क्यों खर्चा करने जाओगे, राइट। तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए ये सब चीज़ों को। और ये डेट ट्रैप ना, जितना आप डेट लेते जाओगे, काफ़ी लोगों मैं देखता हूँ कि महीने में EMI 1, EMI 2, EMI 3 करके 3-3, 4-4 EMI कटते हैं। कोशिश करिए जल्दी खत्म करने का इसको। कुछ दिन लग्जरी कम कर लीजिए, 1 साल अगर आप लग्जरी अपना कम कर लेंगे ना तो EMI खत्म हो जाएंगे। डेट फ्री रहना बहुत अच्छा लाइफ होता है, मैं सच बताता हूँ आपको। 1 तारीख को EMI कटेगा ये हेडेक नहीं होना चाहिए।
ये हेडेक आप जितना जल्दी रिड्यूस कर लेंगे ना, उतना बेटर आप लाइफ जी पाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।